निश्चित रूप से यहाँ बीजेपी जीती हुई है तो बीजेपी से टक्कर है, हमको हराना बीजेपी को है। माने बीजेपी वर्सेस मार्क्सिस्ट। ये बीजेपी भी मान रही है, इसीलिए ये मार्क्सिस्ट के कैंडिडेट पर वो हर गांव में पुस्तकालय बनाएंगे, हर गांव में वो सुविधा, पढ़ाई की सुविधा का व्यवस्था करेंगे ताकि लोग पढ़ लिख के जागरूक बने। के साथ सारे लोग लगे हैं। उम्मीद है कि भाजपा को इस धनबाद संसदीय क्षेत्र से मार्क्सिस्ट शिकस्त देगी। इसमें आप दोषी किसको मानते हैं, बीजेपी का सरकार को? क्योंकि उन्होंने ही स्टार्ट किया था, उन्होंने आज तक इन्वेस्टिगेशन ने लगाया, कितना पैसा कहाँ गया और कहाँ कितना खपाया गया। इसमें भी अब आने वाला समय सांगठनिक विस्तार में लगेगी और मजबूती के साथ अभी 2 संसदीय क्षेत्र से लड़ रही है। आने वाला समय प्रयास होगा कि पूरे झारखंड में हम लोग बीजेपी को, ये लोग विरोधी नहीं मान रहे हैं, चुनाव को एक फ्रेंडली मैच की तरह ही कर रहे हैं। उसके बाद जरूरत पड़ेगा तो बीजेपी से भी गले मिलने के लिए, बीजेपी में भी समाहित होने के लिए लोग का नारा था कि बिरसा से लेनिन के रास्ते में यदि झारखंड बनता है तो निश्चित रूप से ये देश का अग्रणी राज्य बनेगा, एक नमूना बनेगा। यदि नहीं बना तो अभी भी यदि हम लोग जीतते हैं तो हम लोग कोशिश करेंगे कि दूसरा एम्स सिंदरी में बना होगा। प्रतिष्ठान बाध्य होगी कि स्थानीय लोगों को नियोजित करें और अगल बगल जितने उद्योग हैं सारे उद्योगों को। जय झारखंड, जोहार झारखंड। आप देख रहे बेड न्यूज वाला और अभी चल रहा है चुनावी माहौल और इस चुनावी माहौल पे आज हम आए हुए हैं धनबाद लोकसभा क्षेत्र के बलियापुर, जो सिंदरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और आज हम एक ऐसे सुप्रीमो के सामने बैठे हुए हैं जो एक सबसे पुरानी पार्टी और उस पुरानी पार्टी से बिलोंग करते हैं और आज उन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि वे किस तरह के क्या कार्य करते हैं और किस तरह के मुद्दों से वे इस बार आए हुए हैं और लोकसभा प्रत्याशी जो इन्होंने मनोनीत किए हैं। और सबसे पहले इन्होंने ही अपना लोकसभा प्रत्याशी सबसे पहले दावा ठोक के किसी का नाम अगर रखें तो इन्होंने सबसे पहले रखा था। तो आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। जोहार। जोहार। आपके चैनल के माध्यम से सभी आपके दर्शकों को भी हम जोहार बोलना चाहते हैं। ये जो चुनाव है, ये चुनाव और विशेष करके जो संसदीय क्षेत्र धनबाद है, धनबाद संसदीय क्षेत्र को एक मिनी इंडिया के भी हम लोग कहें तो कोई गलत नहीं होगा। विभिन्न प्रांतों से लोग आकर यहाँ बसे हैं, यहाँ के लोग भी हैं। पूरे भारत को यदि देखें तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं पूरे भारत में जैसे देखिए जो गरीब तबका है, हरिजन, आदिवासी, दलित, उत्पीड़ित जो तबका है, पूरे देश में जो स्थिति है कमोबेश यही स्थिति यहाँ भी है। यहाँ विशेष रूप से सिर्फ एक अंतर यही दिखता है कि यहाँ आज़ादी के बाद से जो आंतरिक उपनिवेश था, वो आंतरिक उपनिवेश का कुछ अंश अभी भी यहाँ पर है। ये अंतर दूसरे प्रांतों, दूसरे जगहों से यहाँ दिखता है और उसी के खिलाफ में लोगों को गोलबंद करके, सचेत करके अपने हक अधिकार की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं, प्रेरित करते हैं, लोगों को आंदोलित करने का प्रयास करते हैं। इसी मुहिम में चुनाव भी आता है तो चुनाव भी हम लोग उसी एजेंडे के साथ लड़ते हैं कि यहाँ के हक अधिकार, यहाँ के लोगों को हक अधिकार मिले, मान सम्मान मिले। यहाँ के लोग की जो एक प्रवृत्ति रही है, संस्कृति रही है, चाहे ये भी कहना गलत नहीं होगा कि झारखंड का संपदा के साथ साथ, खनिज संपदा के साथ साथ यहाँ के लोगों का जो एक सदाचार व्यवहार है वो भी एक पूंजी के रूप में हम लोग देखते हैं। यहाँ के लोग किसी को छलने का काम नहीं करते हैं, किसी को ठगने का काम नहीं करते हैं, धोखा देने का काम नहीं करते हैं, कहीं चोरी चमारी में नहीं रहते हैं। ये जो एक सदाचार वाला ये है, ये हमारे यहाँ झारखंड की संस्कृति का पूंजी है और इस पूंजी को नष्ट करने का प्रयास होता है। बाहर से जो प्रदूषित संस्कृति आता है उसका से घुल मिलने के कारण कुछ हो सकता है दुष्प्रभाव पड़ रहा हो, लेकिन इस पूंजी को बचा के जो हमारे आर्थिक संपदा की पूंजी है उस पर यदि केंद्रित करके काम करें तो ये राज्य देश का सबसे अग्रणी राज्य होगा। और इस मुहिम में आगे बढ़ने के लिए हम लोग चुनाव में आते हैं। चुनाव में यदि जीतते हैं तो जो निचले तबके के लोग हैं, जो अब तक छले गए हैं, ठगे गए हैं, जिनको शोषित
करने का काम हुआ है, उन लोगों को आगे बढ़ने में उनका आवाज़ सरकार के उच्चतम पटल में ले जाने का काम आसान हो पाता है। इसलिए हम लोग चुनाव में आते हैं और लोगों को एक विश्वास है कि ये लोग यदि जीतते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग की अपनी जीत होगी, मान सम्मान हम लोग का बढ़ेगा। तो इस भावना से भी लोग जुड़ते हैं, काम कर रहे हैं और इस बार मजबूती के साथ सारे लोग लगे हैं। उम्मीद है कि भाजपा को इस धनबाद संसदीय क्षेत्र से मासस शिकस्त देगी। ये जो मार्क्सिस्ट पार्टी है ये एक बहुत पुरानी पार्टियों में से एक है और अभी तक कितने लोकसभा क्षेत्र से आप लोग लड़ रहे हैं? सिर्फ धनबाद ही कि और बगैर दूसरा सांसदीय एरिया से भी आप लोग लड़ रहे हैं? नहीं, मासस बनने से लेकर 2019 तक सिर्फ धनबाद संसदीय क्षेत्र से ही लड़ा गया। बीच में एक बार शायद गिरिडीह लड़ा गया था। इस बार हम लोग धनबाद के साथ साथ गोड्डा संसदीय क्षेत्र को भी लड़ रहे हैं और हम लोग जो विस्तार या फैलाव का जो ये है उसके प्रति जो हम लोग का नज़रिया रहा, हम लोग शुरू से ये मानते रहे कि झारखंड विरोधी जो ताकत है, चाहे एक जो उसको हम शोषक वर्ग के रूप में देखें या फिर शासन चलाने वाले लोगों का ही में देखें, उन लोगों के खिलाफ में जो एक ताकत है, जो शक्ति है, उस शक्ति को आपस में नहीं बटे, वो कमज़ोर नहीं हो, इसलिए हम लोग विस्तार की ओर नहीं गए। लेकिन परिस्थिति अब धीरे धीरे ऐसे बन रही है जिसके कारण मासस भी अब आने वाला समय सांगठनिक विस्तार में लगेगी और मजबूती के साथ अभी 2 संसदीय क्षेत्र से लड़ रही है। आने वाला समय प्रयास होगा कि पूरे झारखंड में हम लोग कम से कम लेफ्ट यूनिटी के साथ पूरे झारखंड में हम लोग लड़ें। तो धनबाद लोकसभा क्षेत्र से माननीय श्री जगदीश रवानी जी को दिया गया, लेकिन गोड्डा क्षेत्र से किसको दिया गया है? गोड्डा से हमारे प्रत्याशी उदय कुमार खाबड़े हैं, उनको इस बार प्रत्याशी बनाया गया। वो मीडिया पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए थे, जिनको छोड़कर आए हैं हम लोग के साथ और ज़मीनी स्तर पर काम वो कर रहे हैं, आगे भी करना, चुनाव के बाद भी वो हम लोग के साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं। तो एक कार्यकर्ता को हम लोग वहाँ नेतृत्व देने का काम किए हैं और उम्मीद करते हैं कि उनका नेतृत्व में संगठन वहाँ मजबूती के साथ उभरेगा। और अक्सर ये भी देखा गया कि ये पार्टी झारखंड जब से बना है तब से एक बार भी सत्ता में नहीं आया और अभी तक टिके रहने के पीछे क्या राज है? से सत्ता ने जनप्रतिनिधित्व हम लोग कह सकते हैं। झारखंड बनने के बाद विशेष करके सिंदरी विधानसभा में हम लोग जीत नहीं पाए। ये झारखंड बनने के साथ ही जो इस पार्टी का शुरुआत से भी यदि हम लोग देखें तो पार्टी का शुरुआत ही सिंदरी विधानसभा क्षेत्र से हुआ। कॉमरेड ए के राय सिंदरी से विधायक बने सबसे पहले, फिर यहीं से पार्टी का थोड़ा फैलाव हुआ, विस्तार हुआ, लोगों का हम लोग के प्रति प्यार बढ़ा और झारखंड बनने के बाद जिस रूप से लोगों ने लिया कि अब शोषण का दौर खत्म हो गया, शोषण चक्र खत्म हो गया, अब हम लोग को ऐसा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, इस जो एक लोग आश्वस्त हो गए, जिसको हम लोग झारखंड बनने के दिन से हम लोग आगाह कर रहे थे। 7 नवंबर 2000 में हम लोग एक रांची में कार्यक्रम किए थे नवंबर क्रांति के अवसर पर, जिसमें हम लोगों ने आगाह किए थे। राय साहब का स्पष्ट ही था कि झारखंड अभी जो राज्य मिला सिर्फ एक नक्शा है, यहाँ के लोगों का शोषण दमन चक्र बंद नहीं हुआ है। शोषण दमन चक्र यदि जिस नज़रिए के साथ झारखंड बन रहा है, शोषकों के हाथ में झारखंड जा रहा है, उनके हाथ में यदि गया तो निश्चित रूप से शोषण और तीव्र गति से बढ़ेगा, लोग और ज़्यादा शोषित होंगे। तो उसके लिए जो उस समय हम लोग का जो विचार था, जो दृष्टिकोण था झारखंड के प्रति, हम ए के राय का नारा था कि बिरसा से लेनिन के रास्ते में यदि झारखंड बनता है तो निश्चित रूप से ये देश का अग्रणी राज्य बनेगा, एक नमूना बनेगा, एक आदर्श बनेगा। बिरसा से लेनिन के रास्ते में मायने ये था कि बिरसा का जो उलगुलान था, जो ब्रिटिश हुकूमत ने दबा दिया था, उस उलगुलान को लेनिन के क्रांति तक ले जाने का ज़रूरत है।
लेनिन का क्रांति रसिया में जो सफल हुआ था, तो इनके उलगुलान को झारखंड में यदि एक सफल रूप दिया जाए तभी ये शोषण मुक्त क्षेत्र बन सकता है। यहाँ के लोगों का हर क्षेत्र में अपना प्रभाव होगा, हर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर काम करेंगे। और यहाँ के क्षेत्र यदि बढ़ चढ़ के हर क्षेत्र में आगे आते हैं तो देश को भी एक नया दिशा देने का काम करेंगे। ये सोच 7 नवंबर 2000 को मासस ने रांची से अपना दृष्टिकोण का स्पष्ट किया था। चुनाव जैसे ही आया, लोगों का जो ये था कि ये झारखंड आंदोलन, झारखंड राज्य, चाहे इनका ये जो था वो तो पूरा हो गया। तो एक जो बाजारवाद की स्थिति थी, पूंजीवाद की स्थिति थी, वो लोग धीरे धीरे उस कल्चर को यहाँ स्थापित करने का प्रयास किए, जिसका परिणाम स्वरूप हुआ। एक कारण वो बना कि वो पूंजीवादी पार्टियाँ यहाँ जीतती गई। मासस झारखंड बनने के बाद नहीं जीत पाई, और जो उनके विरोधी जो है झारखंडी जो ताकत है, वो ताकत आपस में बढ़ते गए, जिसका परिणाम हम लोग जीत नहीं पाए। लेकिन अब की जो परिस्थिति है, अब लोग अपना स्थिति समझ रहे हैं कि वर्तमान में जो स्थिति है, ये स्थिति शायद उस समय झारखंड बना था, उस समय यदि लोग समझ पाते कि हमको सिर्फ एक नक्शा नहीं, हमको अपना अधिकार चाहिए, अपना राज्य चाहिए, अपना राज्य में अपना राज चाहिए, और यहाँ जो शोषित दलित उत्पीड़ित लोग हैं उन लोगों को हक अधिकार सम्मान मान सम्मान चाहिए, ये यदि उस समय समझते तो निश्चित रूप से आज झारखंड 24 साल बाद एक दूसरा झारखंड होता। तो उस झारखंड को बनाने के लिए अब फिर से हम लोग काम शुरू किए हैं। उम्मीद करते हैं कि सारे जगह के साथियों को जोड़ के गोलबंद होके उस दिशा में काम होगा, और सिर्फ कोयलांचल ही नहीं, पूरे झारखंड में मासस का दृष्टिकोण को हम लोग ले जाने का प्रयास करेंगे। आप किन किन चुनाव मुद्दों के साथ इस बार धनबाद लोकसभा में अपना प्रत्याशी को स्थापित करें? किन किन मुद्दा, यहाँ कौन कौन से मेन मुख्य मुद्दे आपको नज़र आ रहे हैं? मैंने शुरू में ही कहा कि ये लगता है कि मैंने उदाहरण के रूप में यदि देखें तो मिनी इंडिया का ये रूप है। यहाँ आपके कल कारखाने हैं, खेती बाड़ी है, पूरे इंडिया में जो चीज़ है सारा चीज़ यहाँ उपलब्ध है, खनिज संपदा है, सारा कुछ है, लेकिन उनका जो उपयोग हो रहा है या दोहन हो रहा है, उस दोहन के प्रतिफल में जो मिलना चाहिए यहाँ के लोगों को, वो चीज़ नहीं मिल पा रहा है। तो वो मुख्य मुद्दा है। यदि उद्योग है तो उद्योग में रोजगार वहाँ के अगल बगल में प्रभावित लोगों को मिलना चाहिए, विस्थापितों को मिलना चाहिए। और उद्योग एक नहीं कई एक हैं, और अभी तक पूर्ण अधिकार या पूर्ण रोजगार जहाँ अवसर है वहाँ नहीं देख पाते हैं। सबसे बड़ा उद्योग में अभी यदि देखें तो बोकारो है। बोकारो के विस्थापित आज भी आंदोलित हैं, उनको हक अधिकार आज भी नहीं मिल पा रहा है। तो ये स्थिति है। इधर यदि जाएं तो कोल इंडिया का बड़ा ये है, जिसमें कई जगह पर सैकड़ों एकड़ ज़मीन लिया गया, लेकिन उस ज़मीन का मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया, और किसी तरह का इकरारनामा एग्रीमेंट के माध्यम से कुछ नौकरी दे दिया गया। अधिग्रहण की जो प्रक्रिया थी, ज़मीन का जो हस्तांतरण था, वो सब कुछ हुआ नहीं है। थोड़ा आगे बढ़े तो डीवीसी में भी वही हालत है। कितना ज़मीन जल संचय में अभी भी कितना गांव जो डूब जाता है, उनको मुआवजा अभी तक नहीं मिला। लोग आंदोलन में जाते हैं, केस खाते हैं, जेल जाते हैं। नया कारखाना MPL बना, वहाँ भी बहुत कुछ यदि हम लोग देखें तो जो अंतर है बहुत अलग नहीं है, वैसा ही है। इसके अलावा और कई छोटे बड़े प्रतिष्ठान हैं जहाँ रोजी रोजगार के सवाल पर अगल बगल के लोगों को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला। तो ये सारे सवाल है। इसके अलावा जो शिक्षा का, अस्पताल, स्वास्थ्य का जो ही है, उसमें ऐसा कुछ नहीं हो पाया। तो इन सारे सवालों को लेकर कृषि के क्षेत्र में यदि हम लोग देखें तो उस समय जब हम यहाँ के सांसद हुआ करते थे AK राय, या फिर विधायक हुआ करते थे यहाँ के लोग, तो कई ऐसे योजनाएं सिंचाई के क्षेत्र में भी आया था। यदि सिंदरी में का देखें तो हम लोग सिंदरी में एक कैनल बना था सिंचाई के लिए, पानी आता था नदी से, लोग खेती बाड़ी करते थे, अपने जीविका अर्जन करते थे।
वो उसमें अभी पानी आना कैनल में बंद हो गया। ठेकेदारी के नाम पर बीच बीच में मरम्मती जरूर होता है, लेकिन पानी नहीं छोड़ा जाता है, या पानी कितना पहुंच पा रहा है ये हम लोग ने देख नहीं पाते हैं किसी भी गांव में। और वैसा यदि योजना उस समय कारगर था, सफल था, तो झारखंड बनने के 24-25 साल में वैसा और 2-4 योजना आना चाहिए था। बिहार में पैसे का कमी था, झारखंड में तो शुरू में सरप्लस बजट हुआ करता था, तो वैसे ही में उस टाइप का योजना नहीं आया आज तक। सिंचाई के क्षेत्र में जो लघु सिंचाई उद्भव योजना था, माइनर इरिगेशन का, वो योजना एक भी नया नहीं आया। तो ये सब हम लोग को देखने की ज़रूरत है। यदि किसान को क्या चाहिए, सिर्फ पानी चाहिए खेतों में, पानी यदि सरकार मुफ्त में दे देती है, बिजली मुफ्त में दे देती है, तो यहाँ के किसान हरियाणा पंजाब के किसानों के बराबरी करने के लिए तैयार हैं। तो क्या लगता है, मान लीजिए सपोज दैट आपका प्रत्याशी अगर यहाँ सफल होते तो आप कृषि के लिए क्या कीजिएगा? अभी तक का जो सफल ये रहा उसको हम लोग फिर से बढ़ाने का प्रयास करेंगे कि यहाँ के किसान को पानी खेतों में मिले और मुफ्त मिले। यदि कुआं से मिलता है तो कुआं में फ्री बिजली मिले ताकि किसान पानी ले सके। यदि बोरिंग पर सफल होता है तो बोरिंग वैसा दिया जाए, या फिर धनबाद संसदीय क्षेत्र आधा से ज़्यादा नदी से घिरा हुआ है, नदी का पानी लिफ्ट करके दे सकती है सरकार। मतलब आप सिंचाई को दुरुस्त कीजिएगा। लेकिन इसी बीच आप जिस एरिया से आते हैं, सिंदरी विधानसभा क्षेत्र, यहाँ बलियापुर क्षेत्र में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल काफ़ी वर्षों से बन रहा है, और ये हॉस्पिटल लग रहा है कि बीजेपी जब यहाँ सांसदीय क्षेत्र थे और वे बीजेपी के सांसद थे तभी से निर्माण हो रहा था, और अभी भी बीजेपी का ही सांसद है, लेकिन अभी तक वो हॉस्पिटल नहीं बन पाया। तो क्या लगता है, अगर प्रत्याशी यहाँ सफल होते हैं और एक कीर्तिमान हासिल करते हैं, तो क्या लगता है आप इस हॉस्पिटल को शुरू करवा दीजिएगा जो लालाडी में निर्मित हो रहा है? लालाडी का जो हॉस्पिटल है वो बीजेपी के सरकार के समय ही शुरू हुआ था, और ये अस्पताल एक नहीं सभी प्रखंड, प्राय कई प्रखंडों में हुआ, जिसका प्रशासनिक स्वीकृति हुआ, कैसे हुआ नहीं हुआ, आज भी एक मैंने उसको संशय बना हुआ है कि कैसे हुआ। करोड़ों का बिल्डिंग का ठेका हो जाता है, टेंडर नहीं होता है, डिपार्टमेंटल किसी को दे दिया जाता है, फिर जांच में होता है तो बंद हो जाता है, योजना बंद हो लटक जाती है। तो ये जो करोड़ों का आप राशि बता रहे हैं, ये करोड़ों का राशि आखिर किसका बर्बाद होता है? जनता का बर्बाद होता है कि ठेकेदार का बर्बाद होता है? पूरा राशि जनता का राशि बर्बाद होता है। और ये ऐसे और कई योजनाएं हैं, ऐसा नहीं, ऐसे और कई योजनाएं हैं जो सरकारी राशि को निकासी के लिए ऐसी योजनाओं को माध्यम बनाया जाता है। उस राशि का हमको जो ठेकेदारी कर रहे हैं, जो उस ठेकेदार के शिकंजे में है या फिर उसके गठजोड़ में है, एक सिंडिकेट के रूप में काम कर रहे हैं, उनको लूट करना है। सरकारी राशि का लूट करने के लिए जो जरिया चाहिए, जो माध्यम चाहिए, वो माध्यम ऐसे बनाया गया जिसके निकासी करके राशि का, सरकारी राशि का एक तरह से कहें लूट हुआ। इसमें आप दोषी किसको मानते? बीजेपी का सरकार को, क्योंकि उन्होंने ही स्टार्ट किया था। उन्होंने आज तक इन्वेस्टिगेशन ने लगाया कितना पैसा कहाँ गया और कहाँ कितना खपाया गया। इसमें आप दोषी उसको मानते कि किसको मानते? पूरी तरह से बीजेपी की सरकार दोषी है, उसी का किया धरा है। और सिर्फ ऐसा ही नहीं, इसके अलावा जो समाज के प्रति यदि जवाबदेह सरकार लेती, तो हम लोग तो मांग कर रहे थे कि एफसीआई का जो इतना हजारों एकड़ जमीन है उस एकड़ में एम्स बने। उस समय सरकार की ओर से पहल नहीं हुआ, दिया नहीं गया। यदि जमीन उपलब्ध करा दिया जाता तो यहाँ एम्स बन जाता, यहाँ के लोग बेहतर चिकित्सा ले पाते। खाली सिर्फ यहाँ ही नहीं, पूरे झारखंड के लोग को सुविधा यहाँ सबसे ज़्यादा होता। यदि नहीं बना तो अभी भी यदि हम लोग जीतते हैं तो हम लोग कोशिश करेंगे कि दूसरा एम्स सिंदरी में बने। हमारे कैमरे के माध्यम में बीएड न्यूज वाला पहली बार दिखाया जा रहा है कि सिंदरी एक ऐसा एरिया है जहां काफ़ी ज़मीन पड़ा हुआ है, और अगर यहां ज़मीन की स्वीकृति सीओ साहब और कई क्षेत्रों के जितने भी जो ज़मीन बंदोबस्त करते हैं अगर मिलकर करते तो एम्स खुल सकती थी। यानी यहाँ ठगने का काम किया गया, और ये ठगने का काम सिर्फ और सिर्फ जिसका सरकार था उसे दोषी माना जाता है। और
अभी ये दावे कर रहे हैं कि अगर इनका सरकार आता है और अगर ये यहाँ पदस्थापित होते हैं, और क्योंकि ये 2 ही संसदीय क्षेत्र से अपना प्रत्याशी घोषित किए हैं, और देखते हैं चुनाव में क्या होता है। लेकिन ये बहुत बड़े और अच्छे बात किए जो कभी कैमरे में नहीं आया, कभी कैमरे के माध्यम से आपने देखा भी नहीं, और सोशल मीडिया में पहली बार बता रहे हैं कि एम्स भी यहाँ खुलने वाला था, बट जमीन ना मिलने के कारण यहाँ ना खुल पाई। और अच्छा, और एक चीज पूछना था कि यहाँ शिक्षा का लेवल काफी हाई है, कुछ बहुत सारे संसाधनों की कमी होते के कारण भी है, लेकिन आप अपने क्षेत्र में एक पुस्तकालय बहुत अच्छा निर्मित किए हैं। क्या लगता है कि सपोज दैट आप अगर सांसद इस प्रत्याशी में अगर मान लीजिए विजय नहीं होते, तो क्या इस तरह का और पुस्तकालय खुलेंगे कि यहीं पे फुल स्टॉप हो जाएगी? शिक्षा के क्षेत्र में सिर्फ वही नहीं, हम लोग तो चाहेंगे। हमको याद है कि जब आनंद बाबू विधायक हुआ करते थे या झारखंड जब नहीं बना था, तो पीजी की पढ़ाई आरएस मोड़ में होता था। पीजी झारखंड बना, बीजेपी गवर्नमेंट आया, पीजी की पढ़ाई बंद हो गया। जनप्रतिनिधि पीजी जीते बीजेपी से, कोई उसके लिए कभी सार्थक प्रयास नहीं हुआ। हम लोग यदि आते हैं तो हम लोग पूरे दमखम के साथ प्रयास करेंगे कि पीजी की पढ़ाई आरएसमर कॉलेज, सिंदरी कॉलेज और आरएसपी कॉलेज जो अभी बलियापुर में चल रहा है, वहाँ भी हो पीजी और बीएड की पढ़ाई यहाँ हो। इसके अलावा जहाँ पुस्तकालय की बात है, हम लोग अपनी क्षमता के अनुसार अभी चला रहे हैं। यदि हम लोग को मिलता है वैसा ये मौका मिलता है, तो निश्चित रूप से हम लोग सिर्फ एक जगह नहीं, हर गांव में पुस्तकालय बनाएंगे, हर गांव में वो सुविधा, पढ़ाई की सुविधा का व्यवस्था करेंगे, ताकि लोग पढ़ लिख के जागरूक बने, अपना भविष्य अच्छा करे और हक अधिकार को भी समझे और आने वाला पीढ़ी को भी सचेत करे। बहुत अच्छा बात आपने रखा। ये भी पढ़े लिखे बेरोजगार युवाएं हैं, उन्हें आप नौकरी से कैसे जोड़िएगा? पढ़े लिखे बेरोजगारों युवाओं के लिए तो हम पहला प्रयास ये होगा कि सरकार अभी जो झारखंड सरकार प्रावधान की है कि स्थानीय लोगों को 30,000 के वेतन तक 75% लोगों को नियोजित करना है। इसको हम लोग ज़मीनी स्तर पर लागू कराने का प्रयास करेंगे और सरकार पर भी एक दबाव या प्रयास करेंगे कि सरकार ने जो नियम बनाया है वो नियम 3 साल में हर एक संस्थान में लागू होने का है। यदि कोई लागू नहीं करता है तो उसको जुर्माना दिया जाना का प्रावधान किया गया है। हम लोग प्रयास करेंगे कि यदि कोई संस्थान प्रतिष्ठान लागू नहीं करता है तो जुर्माना राशि को बढ़ा करके 10 करोड़ तक किया जाए। 10 करोड़ राशि जुर्माना होगा, प्रतिष्ठान बाध्य होगी कि स्थानीय लोगों को नियोजित करे। और अगल बगल जितने उद्योग हैं, सारे उद्योगों को हम लोग सूचना के माध्यम से जैसे जानकारी लेके कितने लोग काम कर रहे हैं, कहाँ के हैं, नहीं कर रहे हैं, अगल बगल स्थानीय प्रभावितों को हम लोग काम दिलाने का, नियोजन दिलाने का प्रयास करेंगे। उसमें BCCL, BSL, MPL, DBC, HURL, ACC, ऐसे जितने छोटे बड़े संस्थान हैं, सभी जगह हम लोग इसको दिलाने का पूरा भरसक प्रयास करेंगे। और यदि मौका मिलता है तो हम लोग इसको सुनिश्चित कराने का काम करेंगे। मतलब ये एक प्रकार से दावेदारी और गारंटी दे रहे हैं। इसी बीच पूछना था कि आपका जो प्रत्याशी है अभी किस तरह कहाँ दौरा कर रहे हैं, कहाँ कर चुके हैं, और आपका प्रत्याशी बहुत ही कम अभी सोशल मीडिया में भी दिखते हैं। क्या रीज़न है जो कि इस तरह का सोशल मीडिया में नहीं दिखता है, क्या कारण रहा है? उनका जहाँ तक दौरे का बात है तो रोज़ प्रतिदिन हमको लगता है कि 16 से 18 घंटा उनका कार्यक्रम चल रहा है और सभी जगह वो टच करने का, जाने का, लोगों से मिलने जुलने का प्रयास कर रहे हैं। संपर्क चल रहा है, लोगों की ओर से भी रिस्पांस मिल रहा है। और इन सारे कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार जो सोशल मीडिया में होना चाहिए, शायद उसमें कमी है, तो इसको भी हम लोग 2-4 दिन में सुधारने का, उसको ठीक करने का काम करेंगे, दुरुस्त करेंगे, ताकि परिणाम हम लोग के पक्ष में आए। तो अभी चुनावी घमासान चल रहा है, इसमें आप विद्रोही किसको मानिएगा, कांग्रेस को कि बीजेपी को? आपका टक्कर किससे रहेगा? निश्चित रूप से यहाँ बीजेपी जीती हुई है तो बीजेपी से टक्कर है, हमको हराना बीजेपी को है। माने बीजेपी वर्सेस मार्क्सिस्ट, ये बीजेपी भी मान रही है, इसीलिए ये मार्क्सिस्ट के कैंडिडेट पर वो टीका टिप्पणी कर रही है, आलोचना कर रही है, टारगेट बना रही है।
बीजेपी भी मान रही है कि हमारा टक्कर मार्क्सिस्ट से है। मतलब बीजेपी वर्सेस मार्क्सिस्ट कहना कोई गलत नहीं होगा। और कांग्रेस को आप किस रूप से देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं उसे आप हल्के में तो नहीं ना ले रहे हैं? कांग्रेस का यदि वोट का हम लोग देखें, बहुत ज़्यादा दिन नहीं, पिछला 2 चुनाव देख लीजिए। पिछले 2 चुनाव में यदि हम लोग देखें तो 2014 में करीब 2.5 लाख वोट मिला था। उस वोट में यदि हम लोग पार्टी के हिसाब से देखें तो जेएमएम का वोट को यदि हटा दें तो हमको नहीं लगता कि 10-20 हज़ार भी कांग्रेस के पास वोट रहा होगा। यदि समुदाय के हिसाब से यदि देखें तो मुस्लिम आदिवासी का वोट को यदि हटा दें तो कांग्रेस 0 है। ये 2014 का ही है। 2019 में हम लोगों ने साथ दिया, मार्क्सिस्ट ने सोचे कि बीजेपी को हराएगा शायद कांग्रेस, लेकिन वो 4 लाख जाते जाते सिमट गया, उस ढंग से काम नहीं कर पाया। उनका जो कैंडिडेट 2019 में था आज कांग्रेस में नहीं है। कांग्रेस का एक तो बाहर से आयातित उम्मीदवार होता है और चुनाव के बाद कब कहाँ जाता है या जीतने के बाद रहेगा नहीं रहेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। मतलब वो बिना पेंदी का लोटा बन गए, ये कहना मेरे इसे ठीक नहीं है। लेकिन ठीक नहीं, लेकिन सूचना तू ही जा रहा है ना कि जीतने के बाद भी कहीं चल जाएगा, हारने के बाद तो जाना तय है, लेकिन जीतने के बाद भी चल जा रहे हैं। ये पूरा देश में दिख रहा है, सिर्फ कोयलांचल नहीं, पूरा देश में दिख रहा है कि कांग्रेस का लोग कब तक कांग्रेस में है ये कहना मुश्किल है। पिछला 2019 का चुनाव में जो यहाँ के प्रभारी थे आज नहीं है। तो बड़े स्तर से लेकर छोटे स्तर तक इन लोगों का कोई स्पष्ट ये नहीं है, विचारधारा नहीं है। बीजेपी को ये लोग विरोधी नहीं मान रहे हैं, चुनाव को एक फ्रेंडली मैच के तरह ही कर रहे हैं। उसके बाद जरूरत पड़ेगा तो बीजेपी से भी गले मिलने के लिए, बीजेपी में भी समाहित होने के लिए ये लोग 24 घंटा तैयार हैं। इसलिए मतलब ये इसका मार्क्सिस्ट वर्सेस बीजेपी का खेल होने वाला है धनबाद में। अब देखिए आगे क्या होता है। हमारे बेड न्यूज वाला में आप कुछ सवाल छूट गया तो आप कर सकते हैं, और बाकी लाइक कमेंट्स भर भर के करने का काम कीजिएगा। जोहार, वंदे मातरम।